नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी ने ट्वीट करके ओलंपियन नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर दोहा डायमंड लीग प्रतिस्पर्धा जीतकर इतिहास रच दिया है। समस्त देशवासी आपकी इस शानदार जीत से गौरवान्वित है। नीरज चोपड़ा को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगली खबर दिल्ली से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। सीएम धामी 2 दिन के दौरे पर रहेंगे दिल्ली में, जहां कल दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात दिल्ली में कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के विकास कार्य को लेकर सीधे तौर पर चर्चा मंत्रियों के साथ की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। कल दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। कई कैबिनेट मंत्रियों से भी वो मुलाकात करेंगे। सीधे तौर पर उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से विकास और किया जाना है, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं और करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान उनकी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि जब हाल ही में वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनसे चादर आने के लिए न्योता भी दिया। इसके अलावा उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी समिट भी होने वाला है, इसको लेकर भी उन्होंने न्योता दिया गया, आमंत्रित किया गया। इसके अलावा बाबा केदारनाथ का प्रसाद भी दिया था। सबसे खास बात है कि उस दौरान भी जो उत्तराखंड के प्रभारी है और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, उनसे मुलाकात हुई थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में और कई बातों को लेकर चर्चा हुई थी। और अगर हम बात करें तो उस समय भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करने का हालांकि समय मांगा गया था, लेकिन किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में कई लोगों को अभी दायित्व दिया जाना है, उसको लेकर भी केंद्रीय आलाकमान से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा कर सकते हैं। संभवतः केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी इस दौरे में कहीं न कहीं मुलाकात हो सकती है और अगर मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की भी कवायद उत्तराखंड सरकार कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उसके विस्तार की भी योजना बन रही है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है अलग अलग विभागों में, उसको लेकर उसको किस तरीके से और रफ्तार दिया जा सके, संबंधित जो मंत्रालय है उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये दिल्ली दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफी महत्वपूर्ण दौरा कहीं ना कहीं माना जा रहा है। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। ठीक है, आज जिस तरीके से पीयूष देखा जाए तो इस दौरान कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो विकास कार्य है उनको लेकर भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, जब भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आते हैं, चूंकि आधिकारिक तौर पे किसी भी तरीके का कार्यक्रम कोई नहीं बताया जाता है कि वो किनसे मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा चेहरा या दिग्गज चेहरा नेता कोई दूसरे राज्य से केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करने आता है तो निश्चित रूप से शिष्टाचार मुलाकात का नाम जरूर दिया जाता है, लेकिन कई राजनीतिक चर्चाएं भी होती है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दौरे के दौरान उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मुलाकात हुई और ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली थी, बातचीत हुई थी, चर्चाएं चली थी। तो अब की बार जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर चूंकि पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से कई जो परियोजनाएं हैं उत्तराखंड में चल रही हैं उसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा 4 धाम को लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि किन किन मंत्रियों से उनकी मुलाकात इस दौरे के दौरान हो रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। वहीं उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब पहले जितना आसान नहीं होगा। दूसरे प्रदेश के लोगों को अब जमीन खरीदने के लिए पहले वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा। सरकार इसको लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है ताकि बेरोकटोक जमीन प्रदेश में ना खरीदी जाए। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है। वहीं सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए, यानी कि अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा। धामी सरकार के इस फैसले से बीजेपी में काफी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है, क्या सरकार उनका भी वेरिफिकेशन कराएगी? कृषकों के हित में
क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन इस पर जो है आज निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से इससे पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो ज़मीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी और साथ में अन्य भी सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का है, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। कृषकों कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुओ मोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेकर के उसको करेंगे। कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुओ मोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेकर के उसको करेंगे। कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुओ मोटो निर्णय था। जो बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद रहे थे, विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या इन्होंने उनका वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया? इसका मतलब आज तक इन्होंने उनका कोई भी कहीं भी कोई भी सत्यापन नहीं किया। जो आए वो खरीद ले। भाजपा उनका भी तो सत्यापन करे जिनको इन्होंने वो दी है, अभी तक जमीन दी है, दान में दी है, कुछ दिया है, उसका भी कम से कम पार्टी को सत्यापन कर। सरकार ने जो अभी निर्णय लेने का फैसला किया है कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में जमीन खरीद रहा है या कुछ भी काम करने वाला है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। ये निर्णय राज्य के व्यापक हित में है और राज्यवासियों ने इस निर्णय की प्रशंसा की है, मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। निश्चित रूप से जो देवभूमि का जो वातावरण है, यहाँ का जो सनातनी वातावरण है, उसको अगर कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार वहीं ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सुदीप जैन। सुदीप, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ये नया नियम लाने की बात कही जा रही है, ये नया नियम कैसा होगा, लोगों को किस तरीके से इस पर से गुजरना होगा? जी देखिए, बिल्कुल जो 2 दिनों पूर्व कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें यह निश्चय लिया गया सभी मंत्रियों के द्वारा। हालांकि किसी विभाग का ये प्रस्ताव नहीं था, परंतु कैबिनेट ने निर्णय लिया, क्योंकि एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके थे कि प्रदेश में जो भी व्यक्ति जमीन खरीदने आएगा उसकी पृष्ठभूमि की जांच होगी। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद ये तय किया गया है कि ये विषय अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा और वाई फाइल चलेगी, यानी राजस्व विभाग जो कि जमीनों का कस्टोडियन होता है उसकी ओर से प्रपोजल बनेगा और विचलन के माध्यम से इसका अप्रूवल कराते हुए गवर्नर हाउस जाएगी और ये फाइल गवर्नर से अप्रूव होके अध्यादेश के रूप में इसे कानून के रूप में राज्य सरकार लागू करेगी। व्यवस्था ये की जा रही है, जो अभी तक हमारी जानकारी है कि राजस्व विभाग प्रपोजल बना रहा है कि जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है उसे जमीन खरीदने का उद्देश्य बताना होगा, जैसे कि आवासीय या व्यवसायिक। दूसरा, उसे अपना बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति की भी जानकारी देनी होगी और पुलिस के माध्यम से जो ये जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन अपलोड होगी, इसका वेरिफिकेशन संबंधित प्रदेश के संबंधित जिले से कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर ही वो व्यक्ति जमीन खरीद सकेगा। अभी तक मोटी मोटी जानकारी ये है और अभी इसमें प्रपोजल क्या तैयार होगा, क्या अप्रूव होके आएगा, ये सारी चीज़ें अभी फाइनलाइज होना बाकी हैं। परंतु जो सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम हैं, उन्होंने यही जानकारी दी है कि इस प्रकार से कुछ तैयारी चल रही है, पर चूंकि राजस्व विभाग का विषय है, राजस्व विभाग वो नहीं देखते हैं। राजस्व विभाग कुछ इसी तरह फाइल तैयार कराएगा और सचिव मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने जानकारी दी है। जी सुदीप, जिस तरीके से देखा जाए तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हमलावर है और कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि क्या जो लोग आकर के पहले ही जमीन ले चुके हैं, क्या उनका भी वेरिफिकेशन सरकार की तरफ से कराया जाएगा? तो क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है?
जी देखिए, राजनीतिक रूप से कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और उसे सरकार को हर विषय पर घेरना है, जी। परंतु ये समझने की आवश्यकता है कि जो कानून, जो एक्ट जिस दिन से बनता है उस दिन से लागू होता है। हाँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद ऐसे लोग या ऐसे एग्रीमेंट, जो लोग जमीन खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर चुके हैं, रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है, उनमें जल्दी है। रजिस्ट्री दफ्तर में भी कुछ लोगों की संख्या बढ़ी है क्योंकि लोग चाहते हैं नई व्यवस्था आने से पहले उनका रजिस्ट्री हो जाए, और रजिस्ट्री के साथ ही जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, कोर्ट की प्रक्रिया होती है, वो भी पूरी हो जाए। जी। 1 हफ्ते का करीब समय लग सकता है नई व्यवस्था बनने में, क्योंकि पत्रावली पूरी करनी है, नियम कानून भी देखने, ताकि भविष्य में कहीं चैलेंज ना हो, इसका लीगल एस्पेक्ट भी देखा जाना है। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया, देखना होगा ये कागजों में किस रूप में आता है और इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है। ठीक है, चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी अन्य खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर तहसील क्षेत्र में वैदिक गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष और बतौर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार प्रकट किया है। दरअसल वैदिक गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी वैदिक गौशाला ट्रस्ट के स्वस्थ और कुशल संचालन का हवाला देते हुए पत्र भेजकर राज्य भर में लावारिस गौवंशों की सेवा के लिए गौशाला बनाए जाने का बतौर सुझाव अनुरोध किया था, जिस पर संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तर पर कार्य भी शुरू कराया जा चुका है। वहीं अपने पत्र पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिए जाने के बाद हुई कार्रवाई की सराहना करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और वैदिक गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। वैदिक गौशाला लक्सर ने लावारिस गोवंश के ऊपर काम किया था, उनका कलेक्शन किया था, उनको संरक्षण दिया था, भोजन, चारा, दवाइयां दी थी। साथ के साथ वैदिक गौशाला लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ, पशुधन मंत्री के साथ, गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र अंतवाल जी, उनके साथ जुड़ा रहा है। वैदिक गौशाला के लोग उनसे संपर्क करते रहे, लिखा पढ़ी करते रहे, ज्ञापन भेजे हैं, नोटिस भेजे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वैदिक गौशाला के अनुरोध को स्वीकार करते हुए राज्य भर के अंदर सभी नगरों में, सभी जिलों में, सभी तहसीलों में लावारिस गौवंश की सेवा के लिए गौशाला स्थापित कराए जाने के निर्देश मंत्री परिषद में पास करके चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सुदीप। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जी देखिए, गौशालाओं को लेके और गौ रक्षकों को जो आवारा निराश्रित पशु होते हैं, इसमें राज्य सरकार ने बीती कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय, जो वन्य जीवों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, पौड़ी जिले में हमने देखा कि एक गुलदार की वजह से नाइट कर्फ्यू तक की स्थिति आई। दूसरा, राज्य सरकार ने इस विषय में राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है। यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे तत्काल वन विभाग के माध्यम से मदद मिलेगी। दूसरा, राज्य सरकार अब पशुधन के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आ रही है। इस एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए जो पशुधन लेना चाहता है वो राज्य सरकार से ले सकेगा और इस पर सब्सिडी भी मिलेगी। राज्य में घोड़ा, खच्चर की विशेषकर पहाड़ों में बहुत मांग है, उसको देखते हुए भी निर्णय लिया गया है। तो राज्य सरकार पशुधन, विशेषकर कृषि में पशुओं का, पशुधन का विशेष इस्तेमाल है। कृषि की आर्थिकी चूक डबल होनी है, प्रधानमंत्री का ये निर्णय है, फैसला है। इसलिए इन सभी एस्पेक्ट्स को जो कृषि से जुड़ते हैं उनको लेकर भी राज्य सरकार गंभीर है और कैबिनेट में ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सुदीप, इस निर्णय को लेकर क्योंकि कहीं ना कहीं ये धन्यवाद के तौर पर ये पूरा पत्र भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सभी जो पशुपालक हैं, जो पशुधन के संरक्षक हैं, उनके पक्ष में लिया है और लिहाजा मुख्यमंत्री का और सरकार का धन्यवाद देना भी बनता है जी। और जहां तक गौशालाओं की बात है तो गौशालाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री स्वयं ही, जो मुख्यमंत्री ने गौवंश पाले हुए हैं, समय समय पर खुद भी अपने गौवंशों का देखभाल करते हैं और जो इससे जुड़ी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए निर्देश भी देते हैं कि किसी भी प्रकार से कहीं अहित ना होने पाए और राज्य सरकार के स्तर से जो मदद होगी वो दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप।
वहीं देहरादून में न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस दौरान कहा कि धामी कैबिनेट में खाली 4 मंत्री पदों को लेकर 15 मई के बाद केंद्रीय नेताओं से बातचीत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट किसे दिया जाना है, इसके लिए भी संगठन सर्वे कराएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार में 3 कैबिनेट मंत्रियों के पद रिक्त थे और अब चौथा पद भी रिक्त हो गया है, क्योंकि बागेश्वर से जो विधायक और मंत्री थे चंद्र रामदास जी, उनका निधन हो गया है। इसके अलावा दायित्वधारियों का भी इंतजार बरकरार है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से बातचीत करते हैं कि आखिर कब तक केंद्र के समक्ष विषय आएगा और राज्य का संगठन इस पर क्या केंद्र को अवगत कराएगा। अध्यक्ष जी, अब धामी जी की जो मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट है उसमें संख्या बहुत कम हो गई है, 3 रिक्त थे और चौथे चंद्र रामदास जी की निधन हो गई है। तो कितना इससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, क्योंकि विभागों का भार मुख्यमंत्री जी के पास आता है। क्या तैयारी अब संगठन स्तर से केंद्र को अवगत कराने की, हालांकि केंद्र के नॉलेज में भी सब कुछ है। देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार तो होना ही होना है, क्योंकि 4 पद हैं तो चारों स्थानों पर हमारे मंत्री बहुत जल्दी काबिज होंगे। इसके लिए एक बार केंद्र नेतृत्व के साथ बैठने की हमारा विषय है, तो 15 तारीख के बाद इस संबंध में चर्चा होगी। लेकिन मुख्य रूप से बागेश्वर का जो बाई इलेक्शन है वो हमारे प्राथमिकता में है। उस दृष्टिकोण से भी वहाँ के लिए चुनाव पर्यवेक्षक बनाने, चुनाव की दृष्टि से वहाँ चुनाव के प्रभारी तय करना और वो चुनाव हम अच्छे मतों से जीते, इस दृष्टिकोण की रचना हम लोग को तैयार करनी है। हम तब तक अपने पन्ना टोली तक का संगठन व्यापक रूप से वहाँ के सभी बूथों पर बना पाएंगे। इस दृष्टि से हमने कार्यकर्ता सोचने प्रारंभ कर दिए हैं। जहाँ तक दायित्वों का विषय, दायित्व की सूची केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बहुत जल्दी हमको उसकी माननीय मुख्यमंत्री की, उनकी नड्डा जी की भेंट होगी और स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी हम उसको भी करेंगे। हम लोकसभा चुनाव से पहले, बाई इलेक्शन से पहले हमारा प्रयास है कि हम सारे विषयों को सॉर्ट आउट कर दें और कार्यकर्ता की जहां उपयोगिता है उस कार्यकर्ता उस काम में लगा सकें। तो कब तक माना जाए कैबिनेट के विस्तार की ओर, या यूं कहें कुछ यदि परिवर्तन होना है तो कब तक इस ओर बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, बागेश्वर चुनाव के बाद सभी से सोचा जाएगा। अभी दायित्वधारी विषय हमारे प्राथमिकता में, पहले उसको और वहाँ का प्रत्याशी बागेश्वर के बाई इलेक्शन प्रत्याशी को पहले प्राथमिकता देंगे। बाकी केंद्रीय नेतृत्व अगर कहता है कि कुछ मंत्री पद पहले भरे जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत होगी। लेकिन हमारा इस समय जो मूल काम है वो बागेश्वर के बाई इलेक्शन को जीतना है और हमारे दायित्वधारियों की दृष्टि सूची हम लोग केंद्र को दी है, उनको कार्यकर्ताओं को दायित्व मिल जाए, जिससे कि आगामी दिनों के नगर पालिका चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, बाई इलेक्शन है, उस सब में उनका उपयोग कर सके। अध्यक्ष जी, कुछ अभी बीते दिनों ऐसे विषय हुए जिससे राज्य सरकार के सामने चिंता बढ़ी। सतपाल महाराज जी यात्रा के वक्त सत्संग में व्यस्त थे, धन सिंह रावत जी कर्नाटक चुनाव में वोट मांग रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी सड़क पर 2-2 हाथ कर रहे हैं। ये सरकार के लिए कितना ऑकवर्ड था, विशेषकर तब जबकि 4 धाम यात्रा जैसे बड़े विषय राज्य सरकार के सामने है। देखिए, 4 धाम यात्रा का जहाँ तक विषय, सारे मंत्री आज के तकनीकी युग में, और हम ये कहें कि मंत्री कर्नाटक क्यों गए हैं, मंत्री जी हिंदुस्तान पे, ये कोई विषय बनता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन इकाई के तौर पर सभी धामों के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्ति दे दी है। हर प्रकार की जानकारी मंत्रियों को भी रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रहती है। यह ठीक है कि किसी का व्यक्तिगत कार्य भी रहते हैं, राजनीतिक दृष्टि से हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो कर्नाटक चुनाव वाले महत्वपूर्ण है। तो ये क्योंकि जब विषय कांग्रेस पे बसता नहीं, इस प्रकार विषय हथकंडे बढ़ा, ये ठीक है। ऋषिकेश की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसके हम सब लोग को हम, क्योंकि ये व्यक्तिगत विषय जब राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं थोड़ा बुरा लगता है। तो हमने माननीय मंत्री से भी कहा है कि सभी लोगों से जो जनप्रतिनिधि की भाई संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है और चुनाव वर्ष में बहुत सी विषय निकल कर आएंगे। उन विषयों का समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, न कि उसको इशू बनाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहला कि 15 तारीख के बाद राज्य सरकार में जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के पद रिक्त हैं उसके फुलफिल होने से पहले दायित्वधारियों की सूची आ सकती है, और बागेश्वर में रिक्त हुई सीट के लिए भी पार्टी एक अपनी कमेटी का गठन करेगी और प्रभारियों को भी नियुक्त करेगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया। वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण महारा ने कहा कि एक तरफ दिल्ली में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवान आरोपों की झड़ी लगा रही है, वहीं जगह जगह बीजेपी के नेताओं पर तमाम आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आए दिन मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी इसका कोई जवाब नहीं देती। साथ ही करण महारा ने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी है, जनता ने भी बहुत ज़्यादा मैंडेट दिया है तो थोड़ा तो भुगतना ही पड़ेगा। एक मंत्री के ऊपर स्वर्ण पदक विजेता जो है वो यौन आरोप लगा रहे हैं कि यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। एक लड़की अपनी बेटी के डीएनए टेस्ट के लिए दर दर भटक रही है और एक मंत्री जो है वो कभी बैकडोर भर्ती घोटाले में उनका नाम आ जाता है विधानसभा के, और कभी वो सड़कों में मारपीट पे आते हैं। अभी 1-2 साल पहले किसी अपने ही कार्यकर्ता के साथ इधर कहीं आसपास ही हरिद्वार के आसपास कहीं गाली गलौज करते हुए भी एक वीडियो आया था। टेम्परामेंट ठीक नहीं है और अति उत्साही हो गए हैं लगातार जीत से, और न जनता दिख रही है न पब्लिक। वहीं मसूरी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपील की गई और आने वाले लोकसभा चुनाव और नगरपालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की बात कही गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी का स्वागत किया गया, जहां निर्मला जोशी ने बीजेपी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका मसूरी से बहुत गहरा लगाव रहा है। इस मौके पर मसूरी बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कुमारी ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी नगर निकाय के चुनाव के लिए काम करने की अपील की। मसूरी में महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी के परिचय सम्मेलन में आई हूँ, सम्मान समारोह में। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, गीता कुमारी को और उसकी पूरी टीम को, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है वो बहुत अच्छी बनी है और वो बहुत अच्छा आगे काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है और मैं सबको बधाई देती हूँ। मसूरी से मुझे खासा लगा और मसूरी से मुझे कोई भी बुलाता है किसी प्रोग्राम में तो मैं आती हूँ। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं मसूरी में मुझे बुलाया गया और मैं ना आई हूँ, क्योंकि हम मसूरी को अपना एक परिवार समझते हैं। परिवार के उसमें हमें अपने भाई बहनों के हर सुख दुख में सम्मिलित होना अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक परिवार है, हम कोई ऐसे कोई। वहीं अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्थानीय हरिप्रसाद टमटा की मूर्ति के सामने सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ एक दिन का उपवास किया। दरअसल रावत सरकार में अल्मोड़ा के गुरुदाभांज में हरिप्रसाद उन्नयन केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसमें अनेक कार्य भी हो चुके हैं, पर वर्तमान में इस संस्थान को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लाखों लोगों के रोजगार का साधन बन रहा था और यहाँ के शिल्पियों को विकसित करने के लिए शिल्पी लोगों का सम्मान से जुड़ा है, पर आज की सरकार ने इस बहुउद्देशीय संस्थान को बंद कर दिया गया। ये मुद्दा न केवल बहुत संवेदनशील है, बल्कि इस राज्य के भविष्य के लिए, लाखों लोगों के रोजगार के लिए, लाखों लोगों की आजीविका